नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक हेल्थ, इन दोनों में से अगर एक चीज को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? आप पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देंगे? क्या पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकते हैं? दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप यूपीएससी के छात्र छात्राएं हैं तो आपका इस पर एक ओपिनियन होना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार का टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और एयर पॉल्यूशन की जो दिक्कत है वो देश में भी फैलती जा रही है। अब इसके लिए लोग क्या करें? अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बीमारियों से बचने के लिए लोग अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। एयर प्यूरिफायर क्या करता है? आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सुधार देता है। अगर आपने अपने हॉल में, आपने अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है तो वो एयर क्वालिटी को सुधार देता है। बट दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो 10-12 हजार से शुरू होकर 60 हजार तक रहता है। इसका मतलब है कॉमन आदमी के रीच में ये नहीं है। अब कॉमन आदमी के रीच में करने के लिए क्या करा जाए? तो इसका प्राइस कम कर दिया जाए। और प्राइस कैसे कम होगा? ये 18% की जीएसटी स्लैब में आता है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा पेन लेने को तैयार है तो इसको 18% से हटा के 5% पे लाया जाए और 5% टैक्स होते से ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी कम हो जाएगी। इसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और पब्लिक हेल्थ सुधर जाएगी। बट दोस्तों, यहीं पर एक कैच आता है। दोस्तों, एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है और कोर्ट ने उसको एंटरटेन भी किया है और उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। सबसे पहली तो एयर प्यूरिफायर का स्लैब 18% से 5% पे लाने के लिए, और दूसरी एक प्रेयर की गई है वो यह है कि इसको एक मेडिकल डिवाइस घोषित कर दिया जाए। एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित कर दिया जाए। सरकार ने क्या करा? सरकार ने पुरजोर तरीके से पूरी ताकत लगा के इस पिटीशन का विरोध किया है। सरकार बोल रही है दिस इज गोइंग टू ओपन अप अ पेंडोरा बॉक्स। इफ यू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ पिटीशन, दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल के ये टोटली अगेंस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि क्या एक्चुअली हुआ है। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस यूपीएससी चैनल। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस मेगा ऑफर बाय श्रीराम्स आईएएस। देखिए, आप सब लबासना जाना चाहते हैं और इसके लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और हमारे सारे कोर्सेज आपको किसी ना किसी प्रकार से गाइडेंस प्रदान करते हैं। 31 दिसंबर तक हमारे सारे कोर्सेज पे 25% का फ्लैट ऑफ है। जितनी भी उसकी कीमत होगी 25% का आपको टोटली ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अवेल करिए इस ऑफर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इशू क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई पिटीशन दायर होती है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहेगी तो दो पार्टीज रहेंगी जज के सामने। एक जिसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की है और दूसरी वो जो उसको अपोज कर रही है, अपोजिंग पार्टी। तो इसमें अपोजिंग पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के वकील भी आएंगे। गवर्नमेंट के वकील कौन होते हैं भाई? आप एक यूपीएससी के छात्र छात्रा हैं, आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आपने सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल सुना होगा। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ बहुत सारे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में वन ऑफ द असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल वाज प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या बोला? देखिए, मैं आपसे एक एक बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है अपना ओपिनियन क्रिएट करने के लिए। इसी तरह से यूपीएससी का एग्जाम निकलता है, जब आपको ये सारी बातें पता चलती हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने आता है तभी। देखिए, दिस इज नॉट अ पीआईएल। ये असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कोर्ट में जजेस के सामने। क्या बोल रहे हैं? देखिए, दिस इज नॉट अ पीआईएल एट ऑल। जीएसटी इज ओनली अ रूज। दिस विल ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। जीएसटी का तो सिर्फ सहारा लिया जा रहा है, कोई क्लेवर प्लान है इसके पीछे। अगर आप ये पिटीशन को अलाउ करते हैं तो दिस इज गोइंग टू ओपन अप अ पेंडोरा बॉक्स। किस तरह का पेंडोरा बॉक्स, वो हम देखेंगे। वी आर स्केर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट बोल रही है। देखिए, गवर्नमेंट के वकील बोल रहे हैं कि भाई हमको डर लग रहा है इन सब चीजों से, आप प्लीज इसको एंटरटेन मत करिए। We are scared from the constitutional perspective. It is the doctrine of separation of power which is in question. Doctrine of separation of
पावर। आगे क्या बोलते हैं, हु इज ही द पिटिशनर ट्राइंग टू फिनिश। कहने का मतलब है, वकील कहना चाह रहे हैं वहां पर, गवर्नमेंट के वकील कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि कुछ ना कुछ पीछे जरूर पक रहा है। पिटिशनर का जो असली मोटिव है वो जीएसटी कम करवाना नहीं है, पिटिशनर का जो असली मोटिव है वो पब्लिक हेल्थ का सपोर्ट नहीं है, पर कुछ और है। हु इज ही ट्राइंग टू फिनिश, वी डोंट नो। somebody wants monopoly in air purifiers। देखिए ये वर्ड बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति को या फिर कुछ एक ग्रुप को, बिजनेसमैन के ग्रुप को मोनोपोली मिल जाती है किसी चीज के ऊपर। या तो गवर्नमेंट वो मोनोपोली दे दे, या फिर लॉ को कैसे भी यूज करके उनको मोनोपोली बन जाए, मिल जाए। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन रहे, अब वो टेलीकॉम का मार्केट हो या किसी भी दूसरे तरह का मार्केट हो, और इसीलिए एक ओपन कंपटीशन रहता है मार्केट के अंदर। अब दोस्तों ये मोनोपोली क्रिएट कर देने से क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदे को फायदा होता है, एक ही बंदा है जो सप्लायर रहता है और वो कुछ भी करवा सकता है, किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि सब लोगों की डिपेंडेंस सिर्फ एक ही बंदे पर बन गई है, एक ही बिजनेस पर बन गई है, एक ही बिजनेसमैन पर बन गई है। तो इस तरह की मोनोपोली को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। अगर आपको मार्केट के अंदर एक फेयर कंपटीशन लाना है तो आपको मोनोपोली वहां पर खत्म करना पड़ेगी, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब का यही काम होते हैं, ये सारे रेगुलेटर देखते हैं कि किस तरह से मोनोपोली को खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों ये जो मोनोपोली है यहां पर कोई क्रिएट करना चाह रहा है थ्रू दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। गवर्नमेंट कह रही है, कोर्ट के अंदर कह रही है कि सर प्लीज आप इसको एक दूसरे तरह से देखिए, कम ऑन द प्रेयर, कम ऑन द प्रेयर। बार बार बोल रहे थे जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है कि देखिए प्रेयर में क्या बोला गया है। प्रेयर में बोला जा रहा है कि इसको आप एक मेडिकल डिवाइस घोषित कर दीजिए। अगर मेडिकल डिवाइस घोषित कर दिया तो क्या होगा, बने रहिए देखेंगे, अगले स्लाइड पर देखते हैं। आगे क्या बोला, वी आर रियली कंसर्न्ड, इट इज कन्वोल्यूटेड लोडेड पिटीशन। ये सब बोला है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने, बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड हैं, बता रहे हैं कि सर इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनको आप एंटरटेन मत करिए। सबसे पहले तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, और साथ में इट इज ओपनिंग अप अ पेंडोरा बॉक्स, साथ में इट इज अ लोडेड पिटीशन विच में गिव मोनोपोली टू फ्यू। देखते हैं क्या है। देखिए पिटीशन में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो स्लैब की है कि 18% स्लैब जो है उसको घटाकर सबसे पहले तो 5% कर दिया जाए, ठीक है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिकल डिवाइसेस की, कि एयर प्यूरिफायर्स जो हैं उसको मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में डाल दिया जाए। अब मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में डाल देने से क्या होगा, इश्यूज यहां पर क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो लाइसेंसिंग का इशू है। आप सबको पता होना चाहिए कि हर एक प्रोडक्ट पे लाइसेंस मिलता है। कोई प्रोडक्ट आपको अगर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो उसका भी लाइसेंस लेना होता है, और बहुत स्ट्रिंजेंट कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं व्हेन समथिंग इज अ मेडिकल डिवाइस। देखिए कोई मेडिकल डिवाइस है तो वो टूटा फूटा गलत नहीं होना चाहिए ना, तो उस पर जो लाइसेंसिंग होती है वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है। अगर एयर प्यूरिफायर पर मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में डाल दिया गया तो जो उस पर लाइसेंसिंग के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज समझने लायक है यहां पर, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं इनके जो लाइसेंस होते हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं, वो कुछ लोगों के पास होते हैं। क्या पता उनमें से कोई इस एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में डलवाना चाहता हो, ताकि जो दूसरे मार्केट में प्लेयर्स हैं वो उसको बेच ही ना पाए, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में मोनोपोली आ जाए। मे बी दैट इज वॉट द असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल इज ट्राइंग टू से टू द कोर्ट। लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा सर। दूसरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस। देखिए जीएसटी काउंसिल को ध्यान से देखिए, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, इसके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई जो आर्टिकल 279A के अंदर बनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन रहता है, क्या मेंबरशिप है इसकी। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी
इसकी हेड रहेंगी, इसकी चेयरपर्सन रहेंगी। साथ ही साथ जो सारे स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर रहते हैं, स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव बॉडी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाती है। सब लोगों ने इसकी तारीफ की। इवन अपोजिशन भी ये नहीं बोल सकता है कि जीएसटी में कुछ दिक्कत है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट था, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट द्वारा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। जो टॉप डाउन डेवलपमेंट होता था पहले प्लानिंग कमीशन के समय पर, अब वो बॉटम अप हो गया है, थैंक्स टू देयर आर मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन थैंक्स टू द जीएसटी काउंसिल। टैक्सेशन में एक तरह का रिवॉल्यूशन लेकर आ गया है। तो दोस्तों, एक फाइनेंस मिनिस्टर है देश के जो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल के, साथ ही साथ में देयर आर मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स, और देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, सो देयर कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, सम अदर मिनिस्टर हु विल कम एंड रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी मेंबरशिप यहां पर है। देखिए, यहां पर चीजें वोटिंग से होती हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको एयर प्यूरिफायर को 18% के स्लैब से 5% के स्लैब में लाना है तो वोटिंग होगी, और वोटिंग में 1/3 जो वेटेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और 2/3 जो वेटेज है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ये कैसा बटा है? इक्वली नहीं बटा है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया गया है वोटिंग में। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। तो देखिए, इसकी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। अगर किसी चीज को मेडिसिनल डिवाइस घोषित करना है या उसका स्लैब चेंज करना है तो फिजिकली they have to come attend the meeting, all of them, the finance minister have to come and attend the meeting, और मीटिंग में वोटिंग होगी और वोटिंग के अकॉर्डिंग ही उसके स्लैब्स चेंज किए जाएंगे। कोर्ट का कहना है कि यह चीज वर्चुअली क्यों नहीं हो सकती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं हो सकती। आप सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठ जाएं और अपना डिसीजन ले लें। तो इस पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बोले कि सर देखिए, हमारी कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, और ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स विच आर स्टेब्लिश्ड फॉर जीएसटी काउंसिल। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सिर्फ आप बोल रहे हैं कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा है, कोर्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है, इस वजह से हम अपने प्रोसीजर्स तो चेंज नहीं कर देंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रोसीजर क्या बोलता है? देखिए, चेयरमैन अगर चाहे ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी करवा सकता है, जरूर करवा सकता है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे किसी तरह की वोटिंग नहीं हो सकती। अगर आप इन्हीं प्रोसीजर का सेक्शन नंबर 5 देखेंगे आपको पता चलेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो सकती है बट वोटिंग के लिए आपको फिजिकली मीट करना पड़ेगा। जब तक आपकी फिजिकल मीटिंग नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट का कहना है कोर्ट के सामने वो बस इतना है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को आप फॉलो करने दीजिए। आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को स्टकल नहीं कर सकते, स्कटल नहीं कर सकते, सॉरी। आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को जल्दी जल्दी नहीं करवा सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आप वोटिंग कर लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू, ईच फाइनेंस मिनिस्टर परसीव्स इट डिफरेंटली। अब आप कह रहे हैं उसको मेडिकल डिवाइस घोषित करने के लिए, एयर प्यूरिफायर का स्लैब बदलने के लिए, बट यहां पर आप देखिए मेंबरशिप किस किस की है जीएसटी काउंसिल में। बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट्स के। ये सब उस चीज को अलग तरह से परसीव करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में देखी जा रही है एयर पॉल्यूशन की, बट केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तमिलनाडु के या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इस मुद्दे को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये इतना सरल काम नहीं है कि आपने बोला और यहां पर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर। जीएसटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोर्ट के द्वारा कुछ भी इंटरफेरेंस अगर किया जाता है, सो दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है दोस्तों? It is the part of the basic structure of the Indian Constitution। और केशवानंद भारती केस ये चीज स्टैब्लिश करता है, 1993 का जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है which limits the power of the executive, which limits the power
ऑफ द लेजिस्लेचर कि आप संविधान को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, कोर्ट अगर इंटरफेयर करती है तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये बात जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ इश्यूज हैं जो उठाए गए किसके द्वारा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई मोनोपोली हो सकती है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ लोडेड पिटीशन। पीआईएल जो है ये पीआईएल का पर्पस ही पूरा नहीं कर रही है। इट्स नॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये छुपकर जरूर आई है पीआईएल का पर्दा लगा के, ये छुपकर जरूर आई है एक तरह का पर्दा लगा के कि हम तो पब्लिक हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, हम तो पॉल्यूशन डाउन कर देने के लिए बात कर रहे हैं, हम तो एयर प्यूरिफायर के रेट्स घटाने के लिए बात कर रहे हैं। बट हो सकता है मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द मोनोपोली। दोस्तों एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपका ओपिनियन होना चाहिए इस चीज पर, और जो ओपिनियन है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब कुछ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।